अग्रवाल आज संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ और उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाएंगे हम बहुत सारी चीज़ें हमारी क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो हमने सबसे पहले भारतीय संविधान में हम जो राज्य है, अगर पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से अगर राज्य की बात करें तो राज्य का मतलब होता है कोई भी कंट्री। कोई कंट्री होने के लिए चार चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, मुख्यतः चार चीज़ों की। एक तो एरिया होना चाहिए, डिफाइंड एरिया होना चाहिए, उस क्षेत्र की पॉपुलेशन होनी चाहिए, पॉपुलेशन को गवर्न करने के लिए एक सरकार होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए, और गवर्नमेंट ऐसी हो जिसको आंतरिक और बाह्य रूप से उसके आदेशों का पालन किया जाए, या संप्रभु हो जिसको सावरेन बोलते हैं। ऐसे इस प्रकार से हमारा देश भारत एक राज्य है, इसलिए संविधान में भी भारत एक राज्य के रूप में रखा गया है। जबकि हम राज्य जो समझते हैं, हमारे यहाँ राज्य वो भारत के अंदर छोटे छोटे स्टेट है या बड़े स्टेट है, वो अलग होगा, वो एक कंट्री नहीं कहलाएगा। केंद्र के द्वारा जो उनको अधिकारों का प्रत्यायोजन किया गया है, तो राज्य एक्चुअली संविधान में उसका उल्लेख है, शक्तियों का बंटवारा है, इसलिए हमारे यहाँ ऐसी प्रणाली को संघीय प्रणाली कहते हैं। आगे में चलता हूँ, देर में और स्पष्ट करेंगे हम इसको। तो देखते हैं सरकार के तीन भाग हैं। सरकार के तीन भागों में पूरे जो भी जहां भी सिस्टम है वहाँ तीन भाग। विधायिका जिसको कि लेजिस्लेटिव कहा जाता है, इसका मुख्य काम कानून का निर्माण है, और हालांकि ये कार्यपालिका के ऊपर भी नियंत्रण रखता है। कार्यपालिका का मुख्य कार्य जो विधायिका के द्वारा कानून का निर्माण है उसका पालन करना है या उसको क्रियान्वित कराना है। तो विधायिका के द्वारा जो कानून बनते हैं उसका क्रियान्वयन कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। और न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के संबंध में कोई भी विवाद है, या मूल अधिकार के संदर्भ में कोई भी विवाद है, या केंद्र और राज्य के संबंध में कोई विवाद है, तो न्यायपालिका उसके लिए है। न्यायपालिका एक स्वतंत्र संस्था है। जैसे अमेरिका में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों ही अलग अलग तरीके से काम करते हैं, एक दूसरे पे सेपरेशन ऑफ पावर है, आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे पे निर्भरता नहीं है, तो सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ पर है। लेकिन हमारे यहाँ विधायिका और कार्यपालिका में बहुत ही निकट का संबंध है, और विधायिका और कार्यपालिका में जो निकट का संबंध है, यानी जो कार्यपालिका हमारी चुन करके आती है वो आवश्यक रूप से विधायिका से चुन करके आती है। ऐसी प्रणाली को हम पार्लियामेंट्री सिस्टम बोलते हैं, अभी हम आगे देखेंगे। तो हमारा जो विधायिका है, इसमें अगर बात करें तो विधायिका दो पार्ट में है। चूंकि हमारे यहाँ संघीय प्रणाली है, संघीय प्रणाली होने के नाते केंद्र की विधायिका अलग है, राज्य की विधायिका अलग है। संघीय प्रणाली में शक्तियों का बंटवारा होता है। हमारे यहाँ अमेरिका जैसा केंद्र को कम पावर है अमेरिका में, जबकि राज्यों को ज्यादा पावर है। हमारे यहाँ केंद्र को ज्यादा पावर है और राज्यों को कम पावर है। शक्तियों के बंटवारे में शक्तियां केंद्र की ओर ज्यादा झुकी हुई हैं, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि हमारे यहाँ अर्ध संघीय प्रणाली है। तो इसको भी देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम बात करें कि विधायिका में केंद्र की विधायिका को हम संसद के रूप में जानते हैं। संसद के दो भाग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और एक राष्ट्रपति। हाउस दो होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, और तीसरा राष्ट्रपति होता है। लोकसभा संसद का प्रत्यक्ष सदन है, प्रत्यक्ष निर्वाचन करके आता है, जबकि अप्रत्यक्ष निर्वाचन से राज्यसभा का गठन होता है। लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है, ज्यादातर बिल पहले लोकसभा में आते हैं, जबकि राज्यसभा को दूसरा सदन के रूप में हम जानते हैं। लेकिन लोकसभा लोअर हाउस है, लोकसभा लोअर हाउस है, जबकि राज्यसभा उच्च सदन है। ऐसा क्यों? तो राज्यसभा उच्च सदन होने के पीछे कई कारण हैं। सबसे पहले तो ये भंग नहीं होता है, स्थायी सदन है। इसके सदस्यों की संख्या हर 2 साल में 1/3 परिवर्तित होती है, किसी भी स्थिति में इसको भंग नहीं किया जाता, इसलिए ये स्थायी सदन है। दूसरी खास बात कि इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि लोकसभा में सदस्यों का कार्यकाल मात्र 5 वर्ष का है। राज्यसभा में जो सदस्य हैं विभिन्न बहुत सारे क्षेत्रों से होकर के आते हैं,
नॉमिनेट किए जाते हैं 12 राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा, जो विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों से होते हैं। और साथ ही साथ राज्यसभा में निर्वाचित या मनोनीत होने की मिनिमम आयु इसमें राज्यसभा में 30 वर्ष है, जबकि लोकसभा में 25 वर्ष है। और सबसे बड़ी बात उच्च सदन के कहने की, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति जो है हमारे जो राष्ट्रपति के बाद दूसरे क्रम में ये आता है, तो इसलिए इसको उच्च सदन भी कहा जाता है। इसलिए राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो लोकसभा के सदस्यों से उनकी वरीयता सूची में ऊपर का स्थान है। अगर लोकसभा में कोई चुन करके लोकसभा सांसद है और राज्यसभा सांसद है, तो पहले राज्यसभा सांसद का नाम ऊपर आएगा। ये दोनों कंफ्यूजन का हमेशा विषय रहता है। हालांकि अधिकार जो रहते हैं वो लोकसभा को ज्यादा है, क्योंकि लोकसभा प्रत्यक्ष निर्वाचन से होकर के आता है। लोकसभा में जो सदस्य, लोकसभा एकीकृत प्रणाली का सूचक है। पूरे देश को कई लोकसभा क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और उसमें से निर्वाचित होकर के प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा हाउस में सब पहुंचते हैं। और राज्यसभा वास्तव में संघीय प्रणाली का सूचक है, फेडरल सिस्टम का सूचक है, क्योंकि राज्यसभा में बहुत सारे जो राज्यों का प्रतिनिधित्व यहाँ पर है। परंतु भारत में थोड़ा सा, जैसे अगर हम अमेरिका में बात करें तो वहाँ पर हर राज्यों से 2 प्रतिनिधि चुने जाते हैं। भारत में राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व है वो जनसंख्या के आधार पे है, उस राज्य की संख्या कैसी है, पॉपुलेशन क्या है, उसके आधार पे इसमें होता है। इसलिए कुछ बड़े राज्य जैसे आपका उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है, उनका प्रतिनिधित्व राज्यसभा में बहुत ज़्यादा है, और छोटे राज्यों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है, जिससे जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य जो है अपना इसमें प्रतिनिधित्व बहुत कम पाते हैं। ये भी संघीय प्रणाली का एक कमजोर हिस्सा हमारे यहाँ है। दूसरा हम लोग अगर देखें तो लोकसभा और राज्यसभा, इसमें लोकसभा को ज्यादा पावर है संघीय प्रणाली होने के नाते। अगर हम बात करें संघीय प्रणाली होने के बाद, अगर ये हम बात करें तो राज्यसभा जहां राष्ट्रीय महत्व को निर्धारित करती है, राज्यसभा को 2 स्पेशल पावर है, आर्टिकल 249 और अनुच्छेद 312। आर्टिकल 249 राज्य सूची के विषय में राज्यसभा की अनुशंसा से अगर ये राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का हो जाता है या कोई अखिल भारतीय सेवा का सृजन है जो राष्ट्रीय महत्व के लिए आवश्यक है, तो ये पावर राज्यसभा अगर ये अनुशंसित कर देती है 2/3 बहुमत से, तो उसका सृजन हो सकता है संसद के द्वारा। लेकिन सबसे पहले वो राज्यसभा का प्रस्ताव इसके लिए आवश्यक है। तो राज्यसभा जहां राष्ट्रीय हितों को, राष्ट्रीय महत्व को सूचित करता है, वही लोकसभा में सरकार का जो प्रतिनिधित्व है, सरकार का बहुमत है, लोकसभा में होना चाहिए। अगर लोकसभा में सरकार का बहुमत नहीं है तो सरकार गिर जाएगी। और लोकसभा में जिस भी प्रधानमंत्री वगैरह जो है वो बहुमत दल का नेता, लोकसभा के बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री चुना जाता है। और इस प्रकार से तो लोकसभा जहां वित्तीय मामलों में, जहां मनी बिल में लोकसभा का महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है, राज्यसभा को हम ज़्यादा महत्व नहीं देते। राज्यसभा मात्र 14 दिनों के अंदर उसको पास करना होता है, जबकि लोकसभा में सारी वित्तीय मनी बिल वहाँ से पास होते हैं। क्योंकि ये प्रत्यक्ष सदन है, प्रत्यक्ष सदन होने के नाते लोकसभा का महत्व सरकार के मामले में, वित्तीय मामले में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसके बारे में बहुत सारी बातें हम बाद में करेंगे। तो ये केंद्र में आपने देखा संसद या पार्लियामेंट, जिसके 2 पार्ट हैं, लोकसभा राज्यसभा, ये हाउस के रूप में है। और बिल में सिग्नेचर करने के नाते राष्ट्रपति भी लोकसभा का, राष्ट्रपति भी संसद का एक पार्ट है। अब यहाँ जो मैं दूसरी बात बताने आ रहा हूँ, ये चीजें पहले भी हो चुकी थी। कार्यपालिका जो है, जो कानूनों के क्रियान्वयन से जुड़ा हुआ है, नीति निर्माण से जुड़ा हुआ है। और इसमें 2 भाग है कार्यपालिका के, अस्थायी कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। अगर हम बात करें
अस्थायी कार्यपालिका। तो इसमें अस्थायी कार्यपालिका में जो सबसे हेड होता है वो राष्ट्रपति होता है, और उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर कैबिनेट स्तर के मंत्री जिसका हेड होता है प्रधानमंत्री। हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है वो नॉमिनल हेड है, उसको बहुत सारी शक्तियां नहीं है, नाम मात्र का प्रधान होता है राष्ट्रपति, जबकि रियल प्रधान होता है प्रधानमंत्री। क्योंकि राष्ट्रपति अनुच्छेद 74 में आवश्यक रूप से इसका उल्लेख है कि राष्ट्रपति जो भी कार्य करेगा मंत्रिपरिषद की सलाह पे करेगा, और 42 अमेंडमेंट में इस सलाह को अनिवार्य कर दिया गया था। हालांकि 44वें संशोधन में एक पुनर्विचार के लिए भेजने के लिए राष्ट्रपति के पास एक प्रावधान दिया गया, परंतु यहाँ से साफ साफ ये है कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति नॉमिनल हेड है और वास्तविक हेड क्या है, प्रधानमंत्री है। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति है, लेकिन उपराष्ट्रपति की जो व्यवस्था है इसमें हमने राज्यसभा का पदेन सभापति इसको बनाया है। अमेरिका में सीनेट में उपराष्ट्रपति वहाँ का पदेन सभापति होता है, उसका भी उसी को वहाँ से लेकर के हमने भी उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति बनाया सामान्य समय में। लेकिन जब राष्ट्रपति बीमार हो या असामयिक उनकी मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति उस समय के लिए राष्ट्रपति के पद, कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद के रूप में रहता है। इसलिए ये व्यवस्था यहाँ पर की हुई है। रियल हेड हमारा प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री कैबिनेट स्तर के मंत्री में प्रधान है, इसलिए प्रधानमंत्री कहलाता है, और प्रधानमंत्री अपने सहयोगी कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के माध्यम से वास्तविक निर्णय लेता है। ये जो अस्थायी कार्यपालिका है ये स्थायी कार्यपालिका के ऊपर होती है। अस्थायी कार्यपालिका जो निर्वाचित होकर के आती है, जनता जब तक इनको चुनती है तब तक, जब तक जनता का विश्वास इनको प्राप्त है तब तक ये पद पे रहते हैं, और जैसे ही जनता इनको रिजेक्ट कर देती है इसलिए ये पद पे नहीं रहते। इसलिए अस्थायी कार्यपालिका का हिस्सा है, और ये स्थायी कार्यपालिका जो है वो अपने कार्य के अंतिम, जब तक रिटायरमेंट नहीं हो जाए तब तक वो रहते हैं। अस्थायी कार्यपालिका की थोड़ी विशेषता देख लें, ये निर्वाचित होते हैं जबकि स्थायी कार्यपालिका नियुक्त होते हैं। अस्थायी कार्यपालिका जो है इसमें निम्न आयु का प्रावधान है, उच्चतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है। अर्थात अस्थायी कार्यपालिका में किसी भी प्रकार से ये नहीं माना जाता कि उच्चतम आयु में उनकी कार्य करने की क्षमता में किसी प्रकार का नेगेटिव या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, लेकिन स्थायी कार्यपालिका में इस प्रकार का माना जाता है। और स्थायी कार्यपालिका के लिए कोई न कोई शैक्षिक योग्यता का प्रावधान है, जबकि अस्थायी कार्यपालिका के लिए कोई शैक्षिक क्वालिफिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं। कार्यों की तरफ से देखें तो अस्थायी कार्यपालिका जहां नीति निर्माण का कार्य करती है, वहीं स्थायी कार्यपालिका इन नीतियों का क्रियान्वयन का कार्य करती है। जहां अस्थायी कार्यपालिका की कोई विशेषज्ञता नहीं होती, जबकि स्थायी कार्यपालिका अपने कार्य में दक्ष और विशेषज्ञ होती है। तो बहुत सारा जो अस्थायी कार्यपालिका जो है, बहुत सारे डिसीजन स्थायी कार्यपालिका के सहयोग से, उसके सहायता से लेती है, उसके विचार में रख करके वो लेती है। अब हम देखें तो इसी प्रकार से अस्थायी कार्यपालिका ये राजनीति विज्ञान का हिस्सा है, पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा है, और स्थायी कार्यपालिका किसका हिस्सा है, लोक प्रशासन का हिस्सा है। वास्तव में लोक प्रशासन का विषय का जो जन्म हुआ वो इसीलिए हुआ कि हम जो है स्थायी कार्यपालिका का अध्ययन करें, क्योंकि स्थायी कार्यपालिका जो है वो विशेषज्ञ प्रकृति का कार्य है। ये स्थायी कार्यपालिका के दो भाग होते हैं, ये विशेष तौर पे ध्यान में रखिएगा। एक सचिवालय है और एक निदेशालय है। सचिवालय जिसको कि मस्तिष्क भी कहा जाता है, वास्तव में सचिवालय का मतलब है कि सचिवों का घर,
और जो सचिव हैं ये नीति निर्माण करने में सहायता करते हैं मंत्री स्तर के लोगों का या अस्थायी कार्यपालिका। सचिवालय में अगर देखें तो प्रणाली कैसी होती है, एक मंत्रालय होता है, अलग अलग मंत्री के अधीन मंत्रालय होता है। उस मंत्रालय में विभाग बटे होते हैं, एक मंत्री हो सकता है 2-3 विभागों का मंत्री। हर विभाग का प्रमुख जो होता है वो सचिव होता है। तो इस प्रकार से हर विभाग का प्रमुख सचिव, एक मंत्रालय का हेड एक मंत्री होता है। एक मंत्री के अधीन 2-3 विभाग 4 विभाग हो सकते हैं। ये सब सचिवालय जो है नीति निर्माण में उनकी सहायता करता है। और अगर हम देखें तो नीति निर्माण में उनकी सहायता करता है। अगर हम देखें तो निदेशालय ये नीतियों का जो निर्माण होता है उसका क्रियान्वयन करता है। और निदेशालय के अधीन क्षेत्रीय कार्यालयों में ये निचले स्तर तक बटे होते हैं। अगर राज्य कार्यालय हो गया, फिर उसका जिला कार्यालय हो गया, खंड स्तरीय कार्यालय हो गया। इस प्रकार से निदेशालय नीतियों के क्रियान्वयन के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी है। सचिवालय की बात करें तो सचिवालय में जो सबसे बड़ा हेड होता है केंद्रीय स्तर पे वो कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिव को प्रशासनिक अधिकारों में सबसे बड़ा अधिकारी माना जाता है कैबिनेट सचिव को। और उसके बाद फिर प्रमुख सचिव, फिर सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, ऐसी हायरार्की इनकी होती है। सचिवालय और निदेशालय में आपस में थोड़ा टकराहट भी है इस बात को लेकर के कि सचिवालय का महत्व ज़्यादा है जबकि निदेशालय का महत्व कम है, ऐसा निदेशकों को माना जाता है। सचिवालय जहाँ सचिव सामान्य के यानी हर विषय के ज्ञान में वाले होते हैं, जबकि निदेशालय में उस क्षेत्र विशेष से संबंधित विशेषज्ञ होते हैं निदेशालय में। लेकिन ज़्यादा महत्व किसका होता है? सचिवालय का होता है, क्योंकि ये मंत्रियों के करीब। निदेशालय मैंने आपको बताया क्षेत्रीय कार्यालयों में, जिसमें कि जिला कार्यालय, विकास खंड स्तर पे कार्यालय इसमें बटे होते हैं। इनका प्रमुख निदेशक होता है जिसको संचालक भी कहते हैं, और फिर अतिरिक्त संचालक, संयुक्त संचालक, इस प्रकार से निदेशकों का एक डिवीजन होता है। तो ये आपने देखा विधायिका और कार्यपालिका। कार्यपालिका में 2 अस्थायी कार्यपालिका जो निर्वाचित होकर के आती है, और स्थायी कार्यपालिका जो नियुक्त होती है। और स्थायी कार्यपालिका जो है वो लोक प्रशासन का हिस्सा है। वास्तव में प्रशासन या नौकरशाही इसी को बोलते हैं। जो नौकरशाही पहले इसी को नेगेटिव रूप से बोला जाता था, और पॉजिटिव रूप से इसको सिविल सर्विसेज का नाम दिया जाता है। पॉजिटिव रूप से इसको नागरिक सेवा का नाम दिया जाता है। तो स्थायी कार्यपालिका नागरिक सेवा या सिविल सर्विसेज का पार्ट है। अब हम देखें न्यायपालिका, जुडिशरी। वास्तव में जुडिशरी जो है ये हमारे यहाँ किसी प्रकार से संघीय प्रणाली का द्योतक नहीं है। जुडिशरी प्रणाली पूरी तरह से यूनिटरी सिस्टम पे आधारित है। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके बाद जिला कोर्ट, फिर आपका लोअर कोर्ट, फिर न्याय पंचायत कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च अपीलीय कोर्ट भी है, संविधान का व्याख्या करता है, मूल अधिकारों का रक्षक है, और केंद्र राज्य के संबंधों में अगर किसी प्रकार से टकराहट आ जाए तो प्रारंभिक अधिकारिता में सबसे पहले कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास। मूल अधिकारों में सुप्रीम कोर्ट को प्रारंभिक अधिकारिता नहीं माना जाता, क्योंकि मूल अधिकारों में जो हमारा विशेष तौर पे हाई कोर्ट भी जाया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी जाया जा सकता है। इसलिए प्रारंभिक अधिकारिता कभी भी याद रखिएगा मूल अधिकार नहीं होता है। अगर हम न्यायपालिका की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति का सलाहकार भी होता है 143 के अंतर्गत, और
सर्वोच्च अधिकारिता के साथ साथ अभिलेखीय न्यायालय भी है। सुप्रीम कोर्ट क्या है? अभिलेखीय न्यायालय है, क्योंकि इसके डिसीजन हर लोअर कोर्ट के लिए बाध्य होते हैं, उस डिसीजन को माना जाता है। अब मैं चर्चा करता हूं कि हमारे यहाँ जो प्रणाली है, संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली, इसमें थोड़ा डिफरेंस देखिए। तो मैंने पहले भी कहा था, एक बार क्वेश्चन आया था कि कौन 2 बार शपथ लेता है। हमारे यहाँ शपथ 2 बार कौन लेता है? और हमारे यहाँ 2 बार शपथ मंत्री लेते हैं। क्यों? एक बार वो विधायिका के सदस्य के रूप में, संसद के सदस्य के रूप में, और दूसरा वो मंत्री के स्तर पे पद और गोपनीयता के। मैंने आपको पहले ही बताया कि संसदीय प्रणाली जो है और अध्यक्षीय प्रणाली अमेरिका में है, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन में है, वहां से हमने इसको लिया है। संसदीय प्रणाली के जो कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, जैसे मैंने कहा नाम मात्र का प्रधान और वास्तविक प्रधान, ये संसदीय प्रणाली में अलग अलग है। जैसे भारत में भी नाम मात्र का प्रधान जहां पर राष्ट्रपति है, वहीं पर वास्तविक प्रधान मंत्रिपरिषद है, और मंत्रिपरिषद के हेड के नाते वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री है। इस पे भी बहुत सारी बातें निर्भर करती हैं कि सरकार का बहुमत कैसा है। सरकार अगर त्रिशंकु संसद है तो बहुत ज़्यादा जोड़ तोड़ के आधार पर उसको चलना पड़ता है, और अगर सरकार में बहुमत बहुत ज़्यादा है, विधायिका में उसका रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा है, तो कार्यपालिका अपने मनोनुकूल विधायिका को चलाने में सक्षम होती है। कार्यपालिका जैसा चाहे वैसा बिल लोकसभा से राज्यसभा से पारित करवा सकती है। वर्तमान स्थिति वही है। वर्तमान स्थिति में जो अभी मोदी सरकार है, उसका बहुमत विशेष कर बहुत ज़्यादा है, जिससे वो अपने जिस भी पहले राज्यसभा में भी कम था, धीरे धीरे राज्यसभा में भी उन्होंने अपना बहुमत कर लिया है। तो इस प्रकार से वो विधायिका का लीड कर रहा है, विधायिका का नेतृत्व कर रहा है। दूसरा, संसदीय प्रणाली में एक और है कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता सरकार बनाता है या प्रधानमंत्री होता है, यानी कहीं ना कहीं, और जो हमारी सरकार बनती है या मंत्री चुने जाते हैं, उसके लिए आवश्यक है कि वो संसद के सदस्य हैं। अगर संसद के सदस्य नहीं हैं तो 6 माह के अंदर उनको संसद का सदस्य बनना होगा। तो सबसे पहले कि संसद के सदस्य के लिए आवश्यक क्या है हमारे यहाँ, कि वो क्या होते हैं। संसद सदस्य के लिए आवश्यक है कि वह विधायिका का सदस्य होना चाहिए, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में। और अगर वो विधायिका का सदस्य नहीं होता है, या वो लोकसभा का या राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, तो उसको फिर हटना पड़ेगा मंत्री पद से। हमारे यहाँ एक छूट है कि प्रधानमंत्री लोकसभा से या राज्यसभा से कहीं का भी हो सकता है, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में आवश्यक रूप से उसको लोअर हाउस का मेंबर होना जरूरी है। हमारे यहाँ लोअर हाउस का मेंबर होना आवश्यक नहीं है। जैसे आपने देखा इंदिरा गांधी या मनमोहन सिंह ये राज्यसभा सदस्य थे, उसके बाद भी प्रधानमंत्री पद उन्होंने ग्रहण किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि हमारे जैसे अध्यक्षीय प्रणाली में लोकसभा में बहुमत होना, ये अगर त्रिशंकु संसद है तो लोकसभा में बहुमत कभी भी कम हो सकता है। लोकसभा बीच की ऐसी स्थिति थी हमारे पास जब लोकसभा में हमारा बहुमत कम था, और हमने लगातार मध्यवर्ती चुनाव का देखा, सरकारों को गिरते देखा बहुत कम समय में, और ये अस्थिरता का ऐसा दौर था। ये हमारे यहाँ संभव है संसदीय प्रणाली, लेकिन अध्यक्षीय प्रणाली में ऐसा संभव नहीं है। जैसे अमेरिका में वहाँ के राष्ट्रपति 4 साल के लिए फिक्स होते हैं, इसलिए वहाँ की स्थिति बिल्कुल अलग भी है। जैसे हमारे यहाँ अगर लोकसभा में बहुमत नहीं तो सरकार गिर जाएगी, उसके बाद या तो निर्वाचन होंगे या दूसरा जो भी बहुमत पेश करता है उसको सरकार बनाने के लिए
आमंत्रित किया जाएगा। यहाँ सरकार का मतलब अलग है, और वैसे सरकार निश्चित रूप से मानिए जिसके 3 पार्ट होते हैं वही सरकार कहलाती है। तो सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा और वो अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन अगर कोई भी बहुमत सिद्ध करने में साबित नहीं हुआ तो तत्काल फिर निर्वाचन की प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका में बिल्कुल अलग है। अमेरिका में 4 साल के लिए फिक्स कर दिया जाता है कि वो राष्ट्रपति है, और इससे पहले उसको सिर्फ महाभियोग की प्रक्रिया से ही हटाया जाता है। बल्कि यहाँ तक अमेरिका में स्पष्ट है कि 20 जनवरी को शपथ लेंगे। ये बहुत कम बार, 1-2 बार इसमें परिवर्तन आया है। अमेरिका का राष्ट्रपति 20 जनवरी को अपने पद पे ग्रहण होता है। अगर उससे पहले उसकी मृत्यु हो जाए तो इसीलिए हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति 6 माह अधिकतम से अधिकतम राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रह सकता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा है कि शेष बचे हुए समय में, जैसे वहाँ का राष्ट्रपति अगर 1 साल बाद वहाँ उनकी मृत्यु हो जाए तो शेष 3 साल उपराष्ट्रपति जो है वहाँ, या वाइस प्रेसिडेंट वहाँ का कार्यवाहक एक्टिव प्रेसिडेंट बना है। तो इस प्रकार से ये, और फिर निर्वाचन के बाद ही अगला पद। तो आपने देखा ये पूरी व्यवस्था देखी आपने। संसदीय प्रणाली के 3 खास पहला, नाम मात्र का प्रधान और वास्तविक प्रधान अलग अलग होता है, जबकि अध्यक्ष या प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एक ही होता है। कार्यपालिका आवश्यक रूप से विधायिका का एक भाग होती है, यानी कार्यपालिका कहाँ से चुन करके आती है या मंत्री कहाँ से चुन करके आते हैं, तो ये संसद की लोकसभा या राज्यसभा से चुन करके आते हैं। अगर वो उसके सदस्य नहीं हैं तो एक 6 माह तक के उसके सदस्य बनना आवश्यक, 6 माह के अंदर, नहीं तो उनका मंत्री पद हट जाएगा। तीसरा ये है कि लोकसभा का बहुमत सरकार के लिए आवश्यक है। जो भी लोकसभा का बहुमत होगा तो सरकार रहेगी, लोकसभा का बहुमत नहीं होगा तो सरकार गिर जाएगी। जबकि अध्यक्षीय प्रणाली में पूरी तरह से कार्यकाल फिक्स रहता है। इसीलिए संसदीय प्रणाली में क्या होता है कि संसदीय प्रणाली में ये लोकतांत्रिक तरीके से रहता है। अध्यक्षीय प्रणाली में निरंकुश व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होता है, वो अपने ढंग से किसी भी चीज का निर्णय ले सकता है। जबकि संसदीय प्रणाली में मंत्रीगण बहुमत के स्तर पे निर्णय लेते हैं। अब उसमें व्यक्तित्व, अगर प्रभावी व्यक्तित्व प्रधानमंत्री का है तो वो प्रभावी हो जाता है। जैसे वर्तमान में अभी मोदी सरकार में मोदी जी की जो डिसीजन है वो सब मान्य करते हैं, उनका विरोध मंत्रिपरिषद में बहुत ज्यादा नहीं होता है। जबकि इसका उल्टा हम देखें तो सबसे कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह थे, जिनका निर्णय बहुत सारे अन्य लोगों के ऊपर विशेष तौर पर डिपेंड थे। अब हम देखें कि हमारी जो ये व्यवस्था है केंद्र की, ठीक राज्यों में भी वैसी ही व्यवस्था है। अब राज्यों की जो व्यवस्था है, इसीलिए क्योंकि हमारे यहाँ 2 सरकारें हैं, जब 2 सरकार होगी, केंद्र की सरकार अलग होगी, राज्य की सरकार अलग होगी, और इनके बीच शक्तियों का बंटवारा होगा, इनके बीच सूचियों का बंटवारा होगा। तो ये संघीय प्रणाली का कहा जाता है। यानी जब पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो सेंट्रल और स्टेट के बीच, और इसका निर्धारण संविधान में, तो वो क्या कहा जाता है, वो संविधान में होने के कारण ये संघीय प्रणाली कहा जाता है। तो हमारे यहाँ संघीय प्रणाली है क्योंकि केंद्र और राज्यों को भी शक्ति मिला है, लेकिन इस संघीय प्रणाली में केंद्र को ज्यादा पावर मिला हुआ है हमारे यहाँ, जबकि राज्यों को पावर कम है। इसलिए बहुत सारी बातें अमेरिका से उलट, अमेरिका में राज्यों को ज्यादा पावर है, संघ को सीमित पावर है। कुछ विशेष पहलुओं पे संघ काम करता है, बाकी सारे राज्यों को सौंप देता है सारी शक्तियां। इसलिए वहां पर संघीय प्रणाली को ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। हमारे यहाँ संघीय प्रणाली में केंद्र के द्वारा जो शक्तियां हैं उसका ज्यादा उपभोग किया जाता है। केंद्र के द्वारा बहुत सारी शक्तियां प्रत्योजित की जाती है राज्यों को,
इसलिए कहीं कहीं इसको अर्धसंघीय भी कहा जाता है। अन्य तरीके से तो हम अगले चैप्टर में जब भी हम बात करेंगे आगे संघीय प्रणाली का पूरा विश्लेषण करेंगे, क्यों ऐसा संघीय प्रणाली हमारे यहाँ बनाई गई, इसमें केंद्र को ज्यादा महत्व था, क्या उसमें तात्कालिक सिचुएशन का भी प्रभाव था क्या, जब हमारे यहाँ संविधान निर्माता उस समय देख रहे थे कि हमारे यहाँ बंटवारे की स्थिति है तो केंद्र को ज्यादा प्रभावी बनाया जाना चाहिए, परंतु हमारे यहाँ केंद्र और राज्यों के बीच टकराहट नहीं है, बल्कि केंद्र और राज्यों के बीच कहीं ना कहीं हमारे यहाँ आपसी सहयोग और सौहार्दता की भावना, एक दूसरे को ये अपना कार्य सौंप सकते हैं। तो हमारे यहाँ संयुक्त राज्य है, कोइस्ट स्टेट है, संयुक्त राज्य, जिसको कि सहकारी राज्य या संयुक्त राज्य जो है ऑस्टिन ने ये कहा था, पिछले बार क्वेश्चनों में आया भी है, तो इसकी भी अवधारणा को देखेंगे। तो आज हमने देखा संसदीय प्रणाली, अध्यक्षीय प्रणाली, केंद्र राज्यों के बीच संबंधों को आगे जब संघीय प्रणाली पे विवेचना करेंगे तो विशेष तौर पे अब हम थोड़ा राज्यों के लिए देखें। राज्य जो है इसमें विधानमंडल होता है, जैसे विधायिका केंद्र में संसद कहलाती है, तो वहीं पर विधानमंडल राज्य में उसको क्या कहते हैं, विधानमंडल यानी 2 सदन होते हैं राज्य में भी, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा प्रत्यक्ष, जैसे लोकसभा प्रत्यक्ष चुन के आता है, विधान परिषद अप्रत्यक्ष रूप से चुन के आता है। ये निम्न सदन कहलाता है, ये उच्च सदन कहलाता है, ये प्रथम सदन कहलाता है, द्वितीय सदन, सेम वैसी बातें हैं। लेकिन यहाँ पर विधानमंडल में विधान परिषद का महत्व कम है। ये विधान परिषद जहाँ लोकल गवर्नमेंट के प्रतिनिधियों का, इसमें लोकल गवर्नमेंट यानी आपका पंचायतें और स्थानीय निकाय के सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से इसमें निर्वाचन में योगदान रहता है। तो इस कड़ी के रूप में विधान परिषद को हमने किया है। विधान परिषद का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, ये किसी भी कानून को, जैसे आपने देखा राज्यसभा जो है वो किसी भी कानून को जब तक राज्यसभा में पास न हो जाए सामान्य कानून, तब तक वो कानून नहीं बनेगा। संविधान के संशोधन में भी राज्यसभा का बराबर का महत्व है, परंतु विधान परिषद बहुत कमजोर कड़ी है। विधान परिषद किसी भी कानून बनने में 3 माह एक बार और अगली बार 1 माह के लिए उसको रोक सकती है। किसी भी तरीके से कानून बनने को सिर्फ डिले कर सकती है, उसको रोक नहीं सकती। इसलिए विधान परिषद की जहां तक बात करें तो बहुत कम राज्यों में विधान परिषद, ये पूरे देश में मात्र 6 राज्यों में, क्योंकि जम्मू कश्मीर में था तो जम्मू कश्मीर अब राज्य का दर्जा खो चुका है, तो वहां विधान परिषद अब हट गई है। अभी वर्तमान में 6 राज्यों में ये है, और 27/1/2020 से आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने भी इसको विधान परिषद को हटाने की मंजूरी दे दी। तो विधान परिषद उसके लिए ज्यादा अच्छी है जो बड़े राज्य हैं। छोटे राज्यों के लिए विधान परिषद उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि वो अतिरिक्त खर्चे को देखते हैं। तो इसका भी विश्लेषण करेंगे, आगे हम पढ़ेंगे तब। अब अगर देखें तो राज्य में जो कार्यपालिका होती है वो उसका हेड राज्यपाल होता है, परंतु राज्यपाल ये राज्य से निर्वाचित नहीं होता, ये नॉमिनेट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो राज्य का सबसे प्रमुख राज्यपाल या गवर्नर ये प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, और प्रेसिडेंट के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत उसको कहते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहता है राज्यपाल। यानी राज्यपाल जब तक केंद्र की सरकार चाहे तो राज्यपाल रहेगा, केंद्र की सरकार चाहे तो राज्यपाल हटा देगा। इसलिए राज्यपाल 2 प्रकार की भूमिका यहाँ राज्य में करता है, और इससे बहुत सारी व्यवस्थाएं परिवर्तित होती है राज्य में। राज्यपाल की 2 भूमिका क्या क्या है, एक तो वो केंद्र के एजेंट के रूप में काम करता है, और एक वो राज्य के नॉमिनल हेड के रूप में काम करता है। जहाँ तक राज्य के नॉमिनल हेड के रूप में काम में कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब केंद्र के हेड के रूप में वो काम करता है, केंद्र के एजेंट के रूप में काम करता है, तो और केंद्र और राज्य की सरकारें अलग अलग भिन्न सरकारें हैं,
भिन्न पार्टी की सरकारें हैं तो राज्यपाल का कार्य बहुत विवादित हो जाता है। और जितने भी विवाद आए हैं राज्यपाल के, निश्चित रूप से केंद्र और राज्य में जब अलग अलग सरकारें, अलग अलग पार्टी की सरकारें हैं तो ये ज़्यादा है। तो राज्यपाल यहाँ पर दो प्रकार की भूमिका को अदा करता है। जैसे राष्ट्रपति सिर्फ नॉमिनल हेड की भूमिका को देखता है, लेकिन राज्यपाल यहाँ पर एक केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में और एक राज्य के नॉमिनल हेड के रूप में, केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कुछ राज्यपाल को विवेकी शक्तियां होती हैं, कुछ उसको विवेकी शक्तियां होती हैं जो वो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में उसका उपयोग कर सकता है। ये अंतर होता है राष्ट्रपति और राज्यपाल। वहीं पर अब देखेंगे हम लोग तो राज्यपाल के बाद यहाँ मुख्यमंत्री है। इसका मतलब राज्य में उपराष्ट्रपति जैसा या उस टाइप का कोई पद नहीं है। राज्यपाल के बाद फिर जो मंत्रियों का है डिवीजन, जैसे प्रधानमंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री, फिर राज्य स्तर के मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, राज्य स्तर के मंत्री, ये तीन स्तर केंद्र में भी है। ठीक यही तीन स्तर राज्यों में भी है। कैबिनेट स्तर का मंत्री यानी जो मुख्य विभागों के मंत्री होते हैं वो कैबिनेट स्तर के मंत्री कहलाते हैं। राज्य स्तर के मंत्री जिनको छोटे विभाग दिया जाता है उनको राज्य स्तर का मंत्री कहा जाता है। उनको विभागों का स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है। और राज्य स्तर का तीसरे स्तर के राज्य स्तर के मंत्री जो होते हैं वो किसी कैबिनेट स्तर के मंत्री के बड़े जो विभाग हैं उसमें उनको रखा जाता है जो उसकी सहायता करते हैं। जैसे मैं अक्सर उदाहरण देता हूँ गृह मंत्रालय का। गृह मंत्रालय में गृह मंत्री जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, वहीं गृह राज्य मंत्री कैबिनेट स्तर के मंत्री में कैबिनेट स्तर के मंत्री को सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ भी वही है। ये फिर अगर यहाँ कार्यपालिका देखें तो दो भागों में बढ़ जाती है। एक सचिवालय हो जाता है, निदेशालय हो जाता है। सचिवालय का प्रमुख यहाँ पर मुख्य सचिव कहलाता है। यानी अगर हम प्रशासनिक प्रमुख देखेंगे तो पूरे राज्य में जो प्रशासनिक प्रमुख होता है, अक्सर एक क्वेश्चन में आता है, मुख्य सचिव होता है। और केंद्र में जैसे कैबिनेट सचिव है, इसके अलावा प्रधानमंत्री का कई सारे सचिवों की भूमिका में मुख्य सचिव यहाँ पर। तो मुख्य सचिव की अगर बात करें राज्यों में तो बहुत सारे अधिकारियों का ये अधिकारी है, मुख्य अधिकारी है मुख्य सचिव। और ये सचिवालय का हेड भी होता है, प्रशासनिक अधिकारियों का हेड भी होता है, मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार भी होता है। जबकि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का मुख्य सलाहकार उसका निजी सचिव भी होता है जो कि प्रधानमंत्री सचिवालय का हेड होता है। और साथ ही साथ कैबिनेट सचिव भी उसकी सहायता करता है। यहाँ सिर्फ एक पद है मुख्य सचिव। तो सचिवालय निदेशालय यहाँ भी वैसी उसी प्रक्रिया में आगे है। और मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ जो राज्य स्तर पे हाई कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन होता है। सुप्रीम कोर्ट की निर्देशों का पालन करना उसका आवश्यक है। इसमें शक्तियों का बंटवारा नहीं है, शक्तियों का बंटवारा। अब हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जैसे मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर दिया था, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तीनों अलग हैं सरकार में और तीनों ही चेक एंड बैलेंस पे काम करते हैं। तीनों अपने अपनी स्वतंत्र भूमिका में रहते हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर जब वो चेक एंड बैलेंस करते हैं। हमारे यहाँ विधायिका और कार्यपालिका में बहुत ही निकट का संबंध है, न्यायपालिका अलग है, इसलिए हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है उतनी विशेष रूप से। आज हमने भारत के संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर देखा। यहाँ से मेंस में आपका एक क्वेश्चन बनता है कि लोक अस्थायी कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका इनमें क्या डिफरेंस है। और लोक प्रशासन के विषय, चूंकि लोक प्रशासन विषय मेंस में जुड़ा हुआ है तो ये भी विषय आता है कि लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान का पहले हिस्सा था, लेकिन लोक प्रशासन में फिर इस विषय को कैसे अलग किया गया, क्योंकि ये किसका अध्ययन है, लोक प्रशासन मूलतः स्थायी कार्यपालिका का, जबकि राजनीति विज्ञान इसका अध्ययन है मूलतः अस्थायी कार्यपालिका का है और लोक प्रशासन स्थायी कार्यपालिका का है। तो लोक प्रशासन
हालांकि सराउंडिंग में हमको सारा अध्ययन करना पड़ता है, लेकिन मूल विषय हमका इसी की भर्ती कैसे होती है, इनका ट्रेनिंग कैसे होती है, इनका प्रमोशन कैसे होता है, इसी पे विशेष तौर पे ध्यान दिया जाता है कार्य प्रशासन। तो अब हम इसकी अगली कड़ी में आगे देखेंगे कि प्रेमबल देखेंगे, प्रेमबल के बाद संविधान की विशेषताएं देखेंगे और इस प्रकार से संविधान का गठन देखेंगे। ये एक तरीके से रेगुलर ये चलेगा।